तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन कोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन से रिलेटेड। ये सब थ्योरी है, इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है एसएससी जेई और आरआरबी जेई से रिलेटेड वीडियो है। जनरली कहा जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं। टॉपिक वही कवर होता है जो जूनियर इंजीनियरिंग में आता है। मैंने सीरीज बनाया, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आज से 8 से 10 साल पेपर में चीज़ें पूछते हैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर देखा जाए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो जूनियर इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है, बहुत घटिया सिलेबस है। घटिया सिलेबस इन द सेंस कि यार, इसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम ना होकर इसका नाम होना चाहिए फिजिक्स, है ना। 11th-12th में जो भी आप फिजिक्स के टॉपिक पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हैं। बट अगर जनरली एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, जो कि आगे जाकर हेल्प करता है स्टोम टोम डोम एफएम को पढ़ने में, है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बट अपन क्या कर सकते हैं, डीप में जो चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी वीडियोस पढ़ा चुका हूँ इंस्टीट्यूट लेवल का, आप चाहो तो डीप में पढ़ सकते हो। बट एज अ जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी आप कर रहे हो तो उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो में आपको हर वीडियो में बताता हूँ गाइज, अपन आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो, टाइम कम होता है, तो आप चाहते हो ढूंढना कि ऐसी चीज़ मिले कि मतलब आप जब भी कोई न्यू चीज़ें चालू करो तो उसमें आपको समझ में आना कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है ना। स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्लियर है। तो चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है हर चीज़ को पढ़ने का। वो चीज़ पढ़ो जो पूछे जाते हैं, जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट लर्निंग करनी है। क्लियर है। तो इसी स्मार्ट लर्निंग को लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मैं आप पढ़ाने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले ही वीडियो जो बनाया था उसमें ही मैं कवर कर लेता, बट कुछ काम की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ें कवर करूँगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो भी जेई के लास्ट 10 ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उसके क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इम्पल्स, ओके, इम्पल्स क्या क्या चैप्टर का हमारा नाम जो है दैट इज इम्पल्स, मूवमेंट एंड कोलिजन। इम्पल्स, मोमेंटम, कोलिजन, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़े बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। तो गाइस, आपको याद होगा, आप एक चीज़ पढ़े थे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। पढ़े थे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें ये चीज़ मिला था। क्लियर है, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें ये चीज़ मिला था। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ये जो वैल्यू है, क्लियर है, ये किसके लिए है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं। जब हम सिंगल पार्टिकल के लिए जब पढ़ाई करते हैं तब हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। और जब ये सिंगल पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये सिंगल पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो फॉर्मूला आता है दैट इज F इज इक्वल टू MACM। ठीक है। और ये CM क्या है, अलग अलग पार्टिकल का एक्सिलरेशन। क्लियर है। तो अपन एक चीज और पढ़े थे, बेरिंगन्स थ्योरम। बेरिंगन्स थ्योरम पढ़े थे। बेरिंगन्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट, जो भी फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट जो इक्वल होता है, उसका होल रिजल्टेंट जो होता है FR, वो इक्वल होता है बाकी के जितने उस बॉडी में जितने पार्टिकल हैं उसका सबका वैल्यूज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 फोर्स के टर्म में देखा जाए, और इन सबका जो सम होता है वही हमारे रिजल्टेंट के इक्वल आता है ना। तो ये अब इसी चीज को FR मैंने लिखा। अब हम यहाँ पे ये चीजें लिख रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इस FR की जगह पे हम क्या लिखेंगे, MACM इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, ऐसे सो ऑन। जब ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम जब बात करते हैं तब हम ये ACM यूज करेंगे। क्लियर है। और सिंगल पार्टिकल जैसे इसके लिए क्या फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज F1 का फॉर्मूला है। क्लियर है। F1 इज टू M1A1, ये किसका है, F2 का फॉर्मूला है दिस। और इन जो सबका सम है, इनका सम जो आता है वो भी तो हमारे रिजल्टेंट के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू बेरिंगन्स थ्योरम।
वो रिजल्टेंट जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, इसलिए उसको हम ACM से लिखते हैं। है दोनों का मतलब सेम ही, सिंगल पार्टिकल और मल्टीपल पार्टिकल के बीच में आपको आई थिंक अंदाजा थोड़ा बहुत हो गया होगा। मेन टॉपिक हमारा ये नहीं है, एक जस्ट एक रिलेशन के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल चाहो तो मैं देखिए आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए काम की चीज पे चलते हैं, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ये चीजें तो बहुत है। अब आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, मोमेंटम क्या है भाई। मोमेंटम को हम जनरली हम P से डिनोट करते हैं, आया कहाँ से, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो सुने होंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो v अपॉन टी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इस t को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ Ft that is P which is equal to mv. This formula is for momentum. ठीक है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है। तो वैसे ही जैसे मैंने लिखा, ये किसके लिए है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए। सिंगल पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ऐसे जब मल्टीपल पार्टिकल आ जाएंगे, इन दैट केस जो मोमेंटम का फॉर्मूला वो लिखेंगे हम एम वी सी एम लिखेंगे। क्लियर है। ये एम वी सी एम क्या है, एम वी सी एम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन। क्लियर है। तो सिंगल पार्टिकल और मल्टी पार्टिकल के बारे में आई थिंक आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। अब इम्पल्स की बात करते हैं। मोमेंटम तो निपट गया, इतना ही जानना है, फॉर्मूला याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इम्पल्स की बात करें तो क्या है, इम्पल्स इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे इम्पल्स मोमेंटम का अगर एग्जांपल दूं, इम्पल्स फोर्स का एग्जांपल दूं, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्रिकेट बैट की बात करते हैं और बॉल की बात करते हैं। तो जनरली इम्पल्स का मतलब क्या होता, जैसे ताली, आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन ये ताली मार रहे हैं, क्लियर है। ये देखिए स्टार्ट, ये अपन ताली मारे, आवाज आई तुरंत, ताली मारे आवाज आई तुरंत खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो फोर्स लगा है, जो बॉल है वो बैट पे आया, और वो कुछ बहुत कम टाइम के लिए फिर वो बॉल बैट से अटैच में रहा और चला गया। ऐसी जगहों पे जब भी कोई पूछे किस तरीके का फोर्स है, तो आप बोलोगे इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है। वो फोर्स जो बहुत कम इंटरवल के लिए लगता है किसी बॉडी पे, ऐसे को हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है। जब भी बैट बॉल का एग्जांपल आया, किसी गाल पे आप झापड़ मार रहे हो, तो क्या बोलोगे, इम्पैक्ट की बात, सोम के लैंग्वेज इम्पैक्ट है ना, और फिजिक्स के लैंग्वेज में दैट इज अ इम्पल्सिव फोर्स, लगा गाल पर और हट गया। पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ बहुत कम टाइम के लिए आपको जो फोर्स महसूस हुआ, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। यही मोमेंटम में कन्वर्ट कर लो, जैसे अभी हमने F इक्वल टू ma को मोमेंटम में कन्वर्ट किया, वैसे ही ये इम्पल्सिव फोर्स को भी मोमेंटम में कन्वर्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया क्या होता है। इम्पल्स इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the object is acted upon by a force for an interval of time के लिए। क्लियर है। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लीजिए, जो कि हमें आगे काम आएगा। यहाँ पे हम और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम आपसे बोलें लीनियर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, अपन इम्पल्स पे फिर आएंगे, बट अपन थोड़ा सा लाइन से, लीनियर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, विच इज p वेक्टर p इज इक्वल टू m। ये हो जाता है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। और ऐसे ही जब ये मल्टीपल पार्टिकल आ जाएंगे, मल्टीपल पार्टिकल आ जाएंगे, इसका सबका मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका मोमेंटम समेशन ऑफ सारे मोमेंटम का, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ सारे मास अपॉन वी आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके जितने भी हो। क्लियर है। देयरफॉर
जब सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तब मोमेंटम का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं, और जब मल्टी पार्टिकल की बात करते हैं तब हम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इन दैट केस मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिखेंगे mvcm। क्लियर है ये चीज ना? अब यहाँ पे एक चीज और, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। देखिए ओके, अपन एक चीज फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज देख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हम पढ़ रहे थे ये टॉपिक, जब हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं काफी लेक्चर्स में। इन दैट केस फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉरी फोर्स का वैल्यू 0 है या फिर एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। velocity should be constant, okay, and the value of constant will be 0, then we suggest that the value of v will be 0, but acceleration will be 0. It doesn't mean कि velocity will be 0, velocity will be constant, and if acceleration will be 0, then put this acceleration value in that equation, you got f is equal to 0, okay। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला कि अगर किसी बॉडी का हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो भी 0 है, बट जो वेलोसिटी है वो जरूरी नहीं है 0 है, वो हो सकता है कांस्टेंट। क्लियर है? आप समझ गए हो? अब वैसे ही केस में जब मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम की बात में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब बात करें ACM की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, इट शुड बी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू क्या होता है? mvcm। तो vcm यहाँ रखो, तो इससे क्या आएगा कि जो P की वैल्यू है इट इज ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, या फोर्स विल बी 0 बट मोमेंटम विल आल्सो अ कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसका रिलेशन, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन से ये चार चीजें ये निकला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है माइंड में कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स 0 हो सकता है बट वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, ओके, एंड मोमेंटम इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, किस तरीके से आया है मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल अभी तक हम कह रहे थे फोर्स भी 0 हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन 0। नाउ हम मानते हैं जो एक्सटर्नल जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इन दैट केस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, एंड मास इज एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv by dt लिख सकते हैं, dv by dt, एंड F इज इक्वल टू दैट इज d mv अपॉन dt। क्लियर है? which is equal to F into dt which is equal to mv क्या हो जाएगा? p dp लिख सकते हैं। therefore integration of this and this, okay, therefore the value of f dot dt which is equal to क्या हो जाएगा? p final minus p initial। ये जनरल इक्वेशन है किसके लिए? मोमेंटम के लिए। वैसे ही आप एनर्जी जब पढ़ रहे थे तो डेल ई एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है फाइनल और इनिशियल किसका हो सकता है? ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, ये मोमेंटम भी हो सकता है, ओके। तो मोमेंटम के केस में हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम के। और ये एफ डॉट डी टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी क्या? ये है इम्पल्स फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। क्लियर है? वैसे ही एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे? यू एक्स टू माइनस यू एक्स वन। किसके केस में? पोटेंशियल एनर्जी के केस में। और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए तो एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखते थे? एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते थे 1/2 एम वी टू का स्क्वायर माइनस 1/2 m
v1 का स्क्वायर लिखते थे। ये क्या था, ये था फोर्स, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोर्स। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोर्स। ये क्या है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, आपको पहले भी बता चुका था। यहाँ से हमको ये फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है इम्पल्स का याद रखना है, एफ डॉट डी टी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसको और अगर डेरिवेशन करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। क्लियर है? तो एक चीज आपको ये माइंड में यहाँ पे रखना है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ और बताना आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। एक बैट है, क्लियर है, एक बैट है, समझ लो बैट है, एक बॉल है जो आकर इस बैट पे टकराता है, एक फोर्स एक्ट करता है बैट पे और बैट भी एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा बॉल पे। क्लियर है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा, इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे बाय बॉल ऑन बैट। क्लियर है? और इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, बाय बैट ऑन बॉल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना है, 160 ग्राम उसका मास है। क्लियर है? हैज अ इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वी आई दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, एज इट अप्रोच बैट, फिर वो बैट तक आ रहा है। द बैट अप्लाइज एन एवरेज, बैट क्या कर रहा है, एक एवरेज फोर्स इस पे बॉल पे अप्लाई कर रहा है, मच लार्जर देन, और इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है कि जो बॉल का वेट है उससे कई गुना ज्यादा वो उसका फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब फिर जो बॉल है वो बॉल किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये जो बॉल है दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो बॉल है किस, -60 मीटर पर सेकेंड से, माइनस इसे लगा कि रिवर्ट कर रहे हो ना उसको, फोर्स को रिवर्ट कर रहे हो, माइनस लगा वेलोसिटी को रिवर्ट कर रहे हो 60 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो एज्यूम करना है कि जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, जो बॉल जितनी देर आपके बैट पे रहा जब तक आप फोर्स लगा रहे थे, तो जो इम्पैक्ट रहा, जो टाइम है उस टाइम की, टाइम ऑफ इम्पैक्ट की बात किया जाए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट की बात किया जाए दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by bat on ball. Find the average force, average force exerted by बैट ऑन बॉल। बाई बैट ऑन बॉल मतलब ये वाला फोर्स आपको वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, जब ये बॉल आता है इस बैट से टकराता है और कितना सेकंड तक रहता है, 1.6 इंटू 10 पावर -3 सेकंड तक टच में रहता है, और जो फोर्स लगता है उस बॉल पे उसके बाद जो बॉल है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, डेट इज -60 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो वो जो एवरेज फोर्स लगा बॉल पे, तो वही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से देखो कि जो बॉल है वो बैट पे बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टकरा रहा है। देखो ना वैल्यू बहुत कम, 10 पावर -3, इतने कम इंटरवल के लिए ये बॉल इस बैट से टकरा, उतने में ही इस बैट ने कितना फोर्स लगा दिया। तो कम इंटरवल ऑफ टाइम में जब फोर्स एक्ट होता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और तुरंत आपको आंख बंद करते हुए ही इम्पल्स का फॉर्मूला लगा देना, दैट इज एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, that is P final minus P initial which is equal to, क्या लिख सकते हैं इसको, P final क्या लिख सकते हैं, M V final minus M V initial, मास ऑफ बॉल की, बॉल की बात कर, बॉल ही आ जा रहा है ना, बैट का थोड़ी नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मास कितना है, 160 ग्राम को कन्वर्ट कर लो केजी में, तो ये हो जाएगा 0.16। क्लियर है? और फाइनल वेलोसिटी कितना है, -60 माइनस 0.16 ब्रैकेट कितना था भाई, 45 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी, और इसको कैलकुलेट कर लो। और जो एफ एवरेज है आपको निकालना है, इंटीग्रेशन जो है वो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एवरेज निकालना है, पर्टिकुलर नहीं, एफ एवरेज। और dt टाइम आपको दिया हुआ है तो ये dt किधर आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा ना, ये dt टाइम कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 पावर -3। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एवरेज फोर्स आपका निकलेगा जो बॉल पे लग रहा है थ्रू बैट, दैट इज -10500 न्यूटन। देखो
फोर्स की वैल्यू भी निगेटिव में आई, मतलब फोर्स भी एग्जर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं लगे कि बहुत कम टाइम के लिए उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, क्लियर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल इंटर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इन दैट केस आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करोगे, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बनकर आया था। क्लियर है? तो बस आपको यही पढ़ना इम्पल्स और मोमेंटम में। अब हम थोड़ा कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। तो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन क्या है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। देखिए जनरली जब भी दो बॉल आपस में, बॉल का एग्जांपल लेकर आपने आपको यहाँ बताइए, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे दो बॉल हैं, दिस इज एक 1 एंड दिस इज 2। ओके, इनिशियली इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। ओके, ठीक है। तो दो बॉल हैं, बॉल 1 और बॉल 2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u1 से लिखा है और फाइनल वेलोसिटी इसकी भी बॉल 2 की भी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको u2 से लिखा है। क्लियर है? ये दोनों बॉल को कोलाइड होने के लिए, क्योंकि कोलिजन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों बॉल को कोलाइड होने के लिए जाहिर सी बात है कि जो इनिशियल वेलोसिटी 1 का है वो ज्यादा होगा, u1 ज्यादा होना चाहिए u2 से, तभी ये बॉल आकर इससे टकरा पाएगा। क्लियर है? अब ये जो बॉल आकर जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन बिफोर कोलिजन। क्लियर है? ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, तो जब u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी तभी जाकर ये कोलिजन हमको देखने को मिलेगा। और जब ये बॉल दोनों कोलाइड होगी, तो कोलाइड होने पे पक्का इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होने का ही है। ये जो बॉल आपको दिख रहा है, ये बॉल थोड़ा सा इधर से निकल गया, ये थोड़ा सा अंदर से चिपटा हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसी को कहते हैं जाहिर सी बात है डिफॉर्मेशन होगा ही इनके बीच में, जब दो अलग अलग वेलोसिटी से आकर टकराती हैं तो भाई बॉडी ही तो है, डिफॉर्मेशन तो होना ही होना है। अब ये जो डिफॉर्मेशन है ये दो तरीके का होता है, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या, इसको समझना है तो ये देखिए, ये था बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन की कोलिजन का ड्राइंग बना रहा हूँ। आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक, अगर बॉडी आपकी परफेक्टली इलास्टिक है तो वो आफ्टर कोलिजन के बाद वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगी, जैसे पहली थी वैसे ही आ जाएगी। और जो वेलोसिटी होगा इसको मैं लिखता हूँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इसका और फाइनल वेलोसिटी ऑफ इसका। क्लियर है? ये इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल को v2 से। जाहिर सी बात है कोलिजन होने में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ ही होगा, तो u1 जो है v1 के इक्वल हो नहीं सकता और u2 जो है v2 के इक्वल होगा नहीं, कुछ ना कुछ लॉसेस हुए होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू मोमेंटम, कुछ भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका जो एनर्जी है वो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इसलिए वेलोसिटीज भी इनकी अलग अलग है। क्लियर है? तो अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो कोलाइड होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएंगी और इस तरीके से मूव करेगी। अगर बॉडी आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक अगर बॉडी है, तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन हो सकता है आपकी बॉडी जैसे है वैसे ही मूव करे, साथ में दोनों, इसलिए दोनों साथ में v वेलोसिटी से मूव करे। इस तरीके के इलास्टिक को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो ये कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले हमने देखा डिफॉर्मेशन दो तरीके का होता है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। जब भी तो जो दो बॉडी आपस में टकराएगा तो टकराने के बाद या तो वो परफेक्टली इलास्टिक की तरह मूव करेगा या परफेक्टली इनइलास्टिक की तरह मूव करेगा। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छे से क्लियर हो गया ना? सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो चीजें हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं परफेक्टली, सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या निकलेगा यहाँ से आपको,
जो मोमेंटम होगा, इनिशियल जो मोमेंटम होगा बॉल का, फाइनल में भी फाइनल momentum it will be same. Initial and final momentum will be same, but the velocity will be different because of friction, because of collision. Then some energy will be losses. ठीक है? Therefore, in perfectly elastic collision, we get that the initial momentum and final momentum will be equal. Okay. Therefore, the initial momentum of these two ball and the final momentum of these two ball we can write like this: m1 u1 plus m2 u2, which is equal to m1 v1 plus m2 v2, where m2 is the mass of second ball, m1 is the mass of first ball, u1 is the initial velocity of ball 1, u2 is the initial velocity of ball 2, v1 is the final velocity of ball 1 and v2 is the final velocity of ball 2. क्लियर है? ये हमारा बनेगा, यही तो है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल. दिस इज नोन एज मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, इसी को कहते हैं. अब एनर्जी से रिलेटेड बात करें, अगर ये हो गया मोमेंटम कन्वर्जन, मोमेंटम में चेंजेस, मोमेंटम कंजर्वेशन. अब एनर्जी कन्वर्जेशन की बात करते हैं. एनर्जी कन्वर्जेशन की बात किया जाए, एनर्जी कन्वर्जेशन की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision which is equal to kinetic energy after collision. इन इलास्टिक कोलिजन में ये चीजें ध्यान देना, यही हमारा जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा. इन दैट केस जो फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर. क्लियर है? ये जो फॉर्मूला आपका आया है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन और दिस इज एनर्जी कन्वर्जेशन. दोनों से हमने मेन फॉर्मूला डेवलप कर लिया है. क्लियर है? नाउ अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 दिस and equation number 2 this, therefore from 1 and equation number 2 we got u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. ये हमारा इक्वेशन बनकर आता है. दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कन्वर्जेशन किसके लिए? दिस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए. क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सेपरेट होने के बाद जब वो सेपरेट होगा, इन दैट केस क्या वेलोसिटी होगा, और जब टकराने टाइम से पहले अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, याद रहेगा कि ये फॉर्मूला आपको मेनली याद करना है. अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ पूछेगा तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, और एनर्जी कन्वर्जेशन पूछा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो. बट अगर आप दोनों फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद है अच्छी तरीके से, तो आपको इतने झंझट की जरूरत ही नहीं है. आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो अगर ये फॉर्मूला याद है तो. क्लियर है? सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में क्या है भाई? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि वो जो बॉडी है कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी साथ में मूव करता है. वी दोनों बॉडी डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म तो होना, डिफॉर्म दो टाइप का होता है बताया. तो अगर डिफॉर्मेशन परफेक्टली इन इलास्टिक की तरह है तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलाइड होने के बाद, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी साथ में v फाइनल वेलोसिटी v से मूव करेगा. इन दैट केस मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें इसके थ्रू m1 u1 प्लस m2 u2 which is equal to m1 v प्लस m2 v. Therefore यहाँ से जो v का फॉर्मूला आ जाएगा that is m1 u1 प्लस m2 u2
अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे देखिए, एनर्जी के लिए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक का क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या होगा आफ्टर कोलिजन? साथ में डिफॉर्मेशन जो वो डिफॉर्म्ड एनर्जी जो स्टोर हो गया उसके अंदर, जिसकी वजह से वो दोनों जो बॉल थे अलग नहीं हो पाए, दोनों बॉल अलग नहीं हो पाए, तो जो एनर्जी स्टोर हो गया उसकी एनर्जी को स्टोर कर लिया, जिसके कारण दोनों बॉल सेपरेट ना होने के बजाय वो दोनों साथ में चलने लगे, तो उसकी एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस होगी। देयरफॉर 1/2 काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। क्योंकि दो बार लिखते हैं, दोनों में v तो कॉमन ही आता है, इसलिए कॉमन लेके एक ही बार कर लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया जिसकी वजह से वो सेपरेट नहीं हो पाए, ऐसा अगर पूछा आपको निकालने के लिए तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कर लोगे ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी 0। क्यों? क्योंकि सेपरेट तो हो ही नहीं रहा है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी होगी? वही जो था हमारा u1 प्लस u2। क्लियर है? लेकिन गाइज ऐसा रियल में नहीं होता। रियल में क्या होता है? रियल में जो आपकी बॉडी है आफ्टर बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन, जो बॉडी वो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती है और परफेक्टली इनलास्टिक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपको अर्थ पे नहीं दिखेगा कोलाइड होने के बाद वो परफेक्टली इलास्टिक की तरह शो करेगा या फिर परफेक्टली इनलास्टिक की तरह शो रहेगा। दोनों आपस में, इन दोनों के बीच परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक के बीच की जो वैल्यू है उसकी तरह ये शो करता है कोलिजन। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ई से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं। अगर बॉडी आपकी परफेक्टली इलास्टिक है तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू है 1 आती है, और इन इलास्टिक है, अगर बॉडी आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक की तरह शो कर रही है प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि सेपरेशन हो जाएगा 0 इन इलास्टिक में, तो पूरी वैल्यू जाएगी 0, तो ई की वैल्यू 0। बट रियल में जो हमारा वैल्यू होता है कोलिजन के बाद 1 से 0 के बीच में होता है। क्लियर है? रियल में 1 और 0 के बीच में होता है वैल्यू हमारा। क्लियर है? 1 पॉइंट क्या हो सकता है? 0.6 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। ठीक है, 2 इसके बीच में ही हमारी रियल वैल्यू आती है। क्लियर है? याद रहेगा, इलास्टिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 और इन इलास्टिक के लिए 0। क्लियर है? क्योंकि इन इलास्टिक में बॉल सेपरेट होती ही नहीं है, कोलाइड होने के बाद सेपरेशन हो जाएगा 0, तो वैल्यू पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा गाइस आज का मेन टॉपिक। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कोलिजन, इंपल्स, मोमेंटम और कोलिजन की जो भी चीजें मैं आपको बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट वगैरह होता है कमेंट जरूर करना। बट अब हम ये चीज खत्म कर चुके हैं, थ्योरी चीजें, अब हम कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते हैं, बहुत कम इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है,
तो अब जरूरी तो है, टॉपिक सिलेबस में है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब हम छोड़ तो सकते नहीं है टॉपिक। एक क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये थोड़ी ना छोड़ देंगे। वैसे तो बात किया जाए फिर रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, ऐसे में फिर छोड़ते थोड़ी ना, पढ़ते हो ना टॉपिक। बस वही हम यहाँ पे देखकर इसके अब क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पल्स, मोमेंटम और कोलिजन से, जो आपके सामने मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत आसान है। 5.1 पहला ही क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर आप करके बताइए मेरे को। आंसर: A ball is dropped vertically downward. It hits the floor with a velocity 9 मीटर पर सेकंड से हिट करता है एंड बाउंस टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर तक ऊपर की ओर बाउंस हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड बॉल इज, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 9 मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू दी हुई है। वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी दी हुई है क्योंकि अ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हिट्स द फ्लोर, फ्लोर को हिट कर रहा है, ऊपर से बॉल आ रहा है, फ्लोर को हिट कर रहा है, किस वेलोसिटी से? 9 मीटर। टकराने से पहली वेलोसिटी क्या है? 9 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? बिफोर कोलिजन। तो 9 मीटर पर सेकंड जो वैल्यू है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ कोलिजन मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए जब वो कोलाइड करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बॉल का, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी होगा टकराने के टाइम पे, एट दैट टाइम हम जानते हैं हर एक पॉइंट पे जब भी कोई पोटेंशियल और काइनेटिक की वैल्यू इक्वल होती है ना, हर एक पॉइंट पे दोनों को सम इक्वल होता है। तो अब देखोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दैट, जब बाउंड होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, काइनेटिक होता है 1/2 mv²। क्लियर है? ये m से m दोनों बॉल तो एक ही है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू v², और v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। यही तो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो टकराने के बाद जो सेपरेट होगा जमीन से, फिर बाउंस हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू √2gh, टू ग्रेविटी 10h, कितने हाइट तक? 1.2 मीटर तक गया है। ठीक है, 1.2, इसको सॉल्व करोगे तो आप 4.8 के आसपास आपका आंसर आएगा, 85 के आसपास आंसर आएगा। तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू निकालना है तो पुट कर दो सेपरेशन की वैल्यू 4.85 अपॉन 9, इसको सॉल्व करोगे तो 0.54 के आसपास आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, देखो भाई F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी हमारा आया था। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक्सेलरेशन को v अपॉन टी लिखते हैं, ये टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? F डॉट टी इज इक्वल टू एम वी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, दिस मोमेंटम की बात कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब F इज इक्वल टू मोमेंटम, एम वी क्या होता है? मोमेंटम होता है एम वी। तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी, मोमेंटम अपॉन टी, टी को इधर भेज दो, दिस इज इक्वल टू फोर्स। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू बॉडीज, वन लाइट एंड अदर हैवी, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम? ओके, दो बॉडी है, एक हल्का है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, बट दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है। इन दैट केस विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम? जल्दी से बताइए, पुट कीजिए ना जल्दी से वैल्यू। क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी सेम है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या? m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर ले लें m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये v2 का स्क्वायर था तो एक v2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, यहाँ v1 का स्क्वायर था, एक v1 को यहाँ भेज देता हूँ। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? तो मास, वेलोसिटी, if two bodies, one light and other heavy, have equal kinetic energy, which one has a greater momentum? ठीक है, ये क्या दिक्कत? m1 v1 क्या हो गया? m1 v1 हो गया p1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 v2 क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, which is equal to v2 upon v1। तो क्या समझ में आ रहा है?
कि जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो बॉडी 1 का जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो क्या समझ में आ रहा है इससे? और इसको आप ऐसे भी कर लो, हम यहाँ पे जानते हैं V2 और V1 है, तो यहाँ पे V1 को मैं लिख रहा हूँ कि लाइट बॉडी है और V2 जो है हमारा हैवी बॉडी है। क्लियर है? V1 लाइट बॉडी है, V2 हमारा हैवी बॉडी है। अब जो लाइट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगी हैवी बॉल के वेलोसिटी से। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, P1 अपॉन जो P2 है मोमेंटम है वो 1 से कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, P1 मतलब P लाइट ऑफ मोमेंटम इज लेस देन हैवी बॉडी। तो क्या होगा, विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम किसका होगा, लाइट बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया क्या? ओके, तो आप ध्यान से देखो ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन जो हमने बनाया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लाइट बॉडी है, लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी, है ना? तो मोमेंटम होता है mv, तो लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी तो ज्यादा होगी। तो विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम किसका होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो लाइट बॉडी हैव अ ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, कभी कभी मेरा भी दिमाग घूम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस इन डायरेक्शन, बताइए मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। भैया जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही तो मोमेंटम होगा ना यार, है ना? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अभी मैंने करके बताया था इस क्वेश्चन का, फोर्स। अब यहाँ पे भैया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इंप्रेस्ड फोर्स, फोर्स ही आंसर होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट, मोमेंटम एंड इंपल्स, स्ट्रेस एंड प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी। जल्दी से बताइए भैया किसका किसका सही होगा। चलिए, स्ट्रेस का यूनिट बताइए और प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है ना, और स्ट्रेस का जल्दी से न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। और पास्कल को भी न्यूटन मीटर लिखते हैं, ये भी सेम है। वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। इंपल्स और मोमेंटम, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोमेंटम का यूनिट क्या निकलता है हमारा, मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू एम वी मास के जी। ठीक है, और v क्या हो गया भैया, v हो गया हमारा वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का भी केजी मीटर पर सेकेंड, और इंपल्स फोर्स जो होता है क्या निकलता है, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू क्या निकलता है, मोमेंटम का ही तो निकलता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इंपल्स यही तो है इंपल्सिव फोर्स, तो भाई इसका भी, इसमें भी मोमेंटम है, जाहिर सी बात है इसका भी यूनिट, तो ए बी सी डी ऑप्शन इज योर राइट। वर्क का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल यूनिट, स्ट्रेस और प्रेशर का भी यूनिट जूल न्यूटन पर मीटर मतलब पास्कल दोनों का, मोमेंटम एंड इंपल्स का भी केजी मीटर पर सेकेंड दोनों का। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। If a light and heavy body have equal kinetic energy of translation, then lighter body will have smaller momentum. क्या बोल रहा है, सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, देखो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो अगर यहाँ से 1/2 m को एक साथ कर दे, m को बाहर कर, सॉरी v को बाहर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, p अपॉन, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको क्लियर करो भाई, कहाँ बताऊं। तो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1/2 mv², ऊपर भी m मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी m मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या जाएगा 1/2 m² अपॉन m, विच इज इक्वल टू 1/2 mv क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, यहाँ m² v² है तो हो जाएगा p² और नीचे m, तो आ जाएगा p² अपॉन 2m। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। इसको 2m को उधर उधर भेजेंगे, ये हमारा इक्वेशन आता है।
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे किसके लिए, लाइट बॉडी के लिए, और 2 डिनोट करते हैं हम लोग, या फिर L लाइट बॉडी के लिए और H हैवी बॉडी के लिए। क्लियर है? तो देखोगे यहाँ से मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जाहिर सी बात है। तो यहाँ से ये समझ में आता है जिसका मास ऑफ लाइट बॉडी, मतलब लाइट बॉडी का जो मास है और उसका जो मोमेंटम भी लाइट होगा। मतलब यार लाइट बॉडी का मोमेंटम भी लाइट होगा और हैवी बॉडी का मोमेंटम भी हैवी होगा। क्लियर है? तो पूछा क्या गया है कि बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, देन लाइटर बॉडी विल हैव स्मॉलर मोमेंटम। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा, मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन जो है ज्यादा सही है। हैवी बॉडी विल हैव स्मॉलर मोमेंटम, हैवी अभी डायरेक्टली है ना, तो हैवी बॉडी का वेट भी हैवी होना चाहिए ना, मोमेंटम भी हैवी होना चाहिए। ऑप्शन ये तो गलत हो गया। बोथ विल हैव सेम मोमेंटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों डायरेक्टली है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए ही सबसे सही है कि लाइटर बॉडी विल हैव स्मॉलर मोमेंटम। ठीक है, मास कम है, मोमेंटम भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, और इसको लिखते हैं Ft इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का है ना, मतलब mv अपॉन टी की बात कर रहा है, तो ये F4 है ऑप्शन, एक्टिव फोर्स। कितने बार ये क्वेश्चन आ गया है? क्लियर है? तो यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और मोमेंटम से इतने ही क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है। 2017 में बना था क्वेश्चन इस टॉपिक से, 14 के बाद 17, मतलब 2 साल बाद, 17, 18, 19, 20। ओके, हो सकता है इस साल बन जाए। ठीक है, 2 साल का गैप तुक्का है, जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये था हमारा मेन। तो फाइनली गाइज, हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे जो टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। 5 वीडियो मैंने बनाया, 5 टॉपिक को बनाया, क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराया। आशा करता हूँ ये कंप्लीट करने के बाद आपको कोई किसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नोट्स बना लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो जो क्वेश्चंस मैं कराया हूँ या फिर आपके पास जो बुक्स हैं उसको 2-3 दिन के बाद रिवीजन करते रहना। तो कब एग्जाम होगा पता नहीं, रिवीजन नहीं छोड़ना है गाइस। रिवीजन छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। शेड्यूल में बांध लो कि संडे संडे को आप जीके पढ़ोगे, रोज 1-2 घंटा आप रीजनिंग लगाओगे, रोज 1 से 2, कम से कम 2 घंटा रोज आप रीजनिंग लगाओगे, रोज रीजनिंग लगाओगे 2 घंटा। संडे संडे को ज्यादा दिक्कत है तो संडे संडे को आप जीके पढ़ोगे। जीके में भी क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और रहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए टाइम निकालो, डेली 1 घंटा करंट अफेयर के लिए। क्लियर है? इस तरीके से। और रहा टेक्निकल, तो 2 घंटा चला गया रीजनिंग में दिन का, 1 घंटा चला गया करंट अफेयर में, बाकी के जो घंटे बचे हैं टेक्निकल में दो यार। और संडे को बस रखो जीके। ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया है तो, नहीं हुआ तब तो फिर यार टाइम कम है, पढ़ो तेजी से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है नेक्स्ट मैं सोम चालू करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।